हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 अकाउंट्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट डिस्कस किए थे, इस वीडियो में हम अकाउंटिंग कन्वेंशन डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग अजम्पशन को ही हम अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलते हैं। इसके अंदर हमारे 3 आते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल अजम्पशन। आज हम जो करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिनको हम अकाउंटिंग कन्वेंशन भी बोलते हैं, इसमें हम जो है 9 प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं। 1 बाय 1 सारे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा ओनर है बिजनेस का और जो हमारा बिजनेस है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, दोनों की अलग अलग एंटिटी है, दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है। कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन है, अगर वो ओनर की तरफ से हो रही है, लाइक अगर ओनर अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अगर ओनर विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं, कि ड्रॉइंग अकाउंट में जो है वो लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा बिजनेस है और जो हमारा ओनर है, दोनों ही क्या है, सेपरेट है एक दूसरे से, दोनों अलग अलग हम मानते हैं कि हम दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे। हमारा जो ओनर है वो अलग है, उसकी जो पर्सनल जो भी अगर हम चीज़ें देखें, जो भी उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है उसको हम अलग लेके चलेंगे, और जो भी उसका बिजनेस है वो हम अलग लेके चलेंगे। दोनों चीज़ों को हम मिक्स नहीं करेंगे, दोनों ही सेपरेट हैं। आप कभी भी नोटिस करना, तब किसी कंपनी की ट्रांजैक्शन हो रही होती है तो वो जैसे ABC लिमिटेड कंपनी है, तो हम वो उस ओनर के नाम से नहीं करते कि भाई ये इसकी कंपनी है, इसके नाम से हमने एंट्री करी। जो कंपनी का नाम है उसी नाम से एंट्री चलती है। अगर ओनर का कुछ और किसी और से चीज़ से रिलेटेड कुछ भी, अगर उसकी कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन है तो उसको हम उसके नाम से जो है रिकॉर्ड करते हैं। बट अगर हमारे बिजनेस की कोई ट्रांजेक्शन, हमारी कंपनी की कोई ट्रांजेक्शन है, तो वो हम अपने बिजनेस के नाम से ही करते हैं, क्योंकि दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेट आइडेंटिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि हम जो है जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो अपनी कंट्री की करेंसी में करते हैं। इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज़ है। तो जो भी हम जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी जिनको हम मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, उनको हम जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जो भी हमारी बिजनेस है वहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस से रिलेटेड, वो सारी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे तब उनको, तो उनको हम क्वांटिटी टर्म्स में मेज़र करते हैं, मनी की टर्म्स में मेज़र करते हैं, तभी तो हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन, वही इवेंट्स जो है हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको हम मनी की टर्म्स में जो है मेज़र कर सकते हैं। जो हमारी क्वालिटेटिव टर्म्स होती है, क्वालिटेटिव यानी जैसे कि किसी का हार्डवर्क हो गया, वो हम जो है इसमें नहीं लिखते उसको हम, क्योंकि क्वांटिटिव टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा 3rd आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एक तरह से आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रही है, कैलेंडर दिख रहे हैं। अगर हम नॉर्मल कैलेंडर की बात करें तो हमारा क्या होता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। बट जो हमारा बिजनेस के अंदर जो हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, तो उसका अपना एक कैलेंडर होता है। वो क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो उसको हम फॉलो करते हैं। और उसको फॉलो हम क्यों करते हैं कि जो हमारा एंटरप्राइज का पूरी लाइफ है उसको हम स्मॉलर पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हम अपने रेगुलर इंटरवल्स पे अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकें कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कि क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है। अगर देखो हम देखें कि हमारे प्रॉपर कितने प्रॉफिट और लॉस हो रहे हैं, ये हम तब निकाल सकते हैं तब हमारा जो है बिजनेस क्लोज होगा। अब बिजनेस क्लोज पता नहीं कब होगा, तो उस चीज़ के लिए कि हमें टाइम टू टाइम ये पता लगता रहे कि हमें कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, एग्जैक्टली हमारी क्या पोजीशन है, कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। इसलिए हमने जो है यहाँ पे एक पीरियड सेट कर दिया, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 31 मार्च यानी जो है साल का एंड के दिन, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसके एंड के दिन हम देखते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है। एक रेगुलर इंटरवल पे हर बिजनेस ये चेक करती है कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है। तो ये हमारा कहता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट।
सो फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है कि जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो हमने डिस्क्लोज करनी है, A to Z इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोज मतलब कि जो भी हमारे यूज़र है, इंटरनल यूज़र है, एक्सटर्नल यूज़र है, उनको सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी है। अब जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ पे हमने अपनी सारी जो है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, हमने पूरी यहाँ पे जो है बैलेंस शीट में ये भी लिखा है कि हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लायबिलिटी कितनी है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। बट बाई चांस अगर आपको पता लगता है कोई चीज़ रह गई है, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी रह गई है जो आपने जो है देनी थी बट आप नहीं दे पाए, कोई मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए आप स्पेशल जो है नीचे फुट नोट बनाओगे कि भाई जो है ये इन्फॉर्मेशन रह गई है और ये इन्फॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन भी जो है हमारे जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूज़र हैं उनको देने के लिए जो रेलिवेंट है वो सब सारी इन्फॉर्मेशन हम देंगे। तो ये कहता है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कि आपने जो है सारी इन्फॉर्मेशन को जो है क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, बताना है, कुछ भी जो आपने हाइड करके नहीं रखना, कुछ भी छुपाना नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपने जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटेरियलिटी कंसेप्ट, ये हमारा फुल डिस्क्लोजर का अपोजिट है, मतलब उसका एक्सेप्शन है। ये क्या कहता है कि हमें वही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है, इरेलीवेंट चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। इससे जो भी यूज़र है उसका भी टाइम वेस्ट होगा, और अगर वो इरेलीवेंट चीज़ें अगर उसको दिखेगी तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी नहीं पढ़ेगा, वो चीज़ें भी जो है स्किप हो जाएंगी। तो इस वजह से जो रेलिवेंट है, जो इम्पोर्टेंट है, वही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ना कि जो है सब कुछ आप उसमें लिख रहे हो, जो इरेलीवेंट चीज़ें हैं वो भी आप उसमें लिख रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है उसका क्या नेचर है, क्या उसकी कितनी अमाउंट उसके अंदर इन्वॉल्व है, वो सारे फैक्ट पे डिपेंड करेगा कि वो हमें जो है रिकॉर्ड करनी, वो हमें डिस्क्लोज करनी है कि नहीं करनी। लाइक अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कि एक बहुत बड़ी कंपनी है मशीन की, उन्होंने 5 रुपये का पेन परचेज़ किया है, तो क्या उसके लिए भी वो अलग से पूरी जो है इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके लिए भी अलग से जो है वो एंट्री करेंगे? नहीं, उसको जो है जो भी छोटा मोटा सामान होगा, पेन पेंसिल वगैरह जो भी स्टेशनरी का सामान होगा, तो वो उसको अलग से एक तरह से एक स्टेशनरी का अकाउंट बना के वहाँ पे दिखा सकते हैं। एक तरह से बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना इसको कि जो है पढ़ने वाला जो भी यूज़र है, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा वो उसको पढ़े ही ना इतनी लेंथी देख के, या फिर जो इतनी इरेलीवेंट चीज़ को पढ़ के वो जो रेलिवेंट चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो उनको भी ना पढ़ पाए, वो चीज़ें भी स्किप हो जाएं। ये चीज़ें जो काफ़ी हद तक देखा जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, कितनी स्मॉल है, उनके लिए जो वो ट्रांजैक्शन कितनी ज़्यादा मैटर करती है, कितनी उनको अफेक्ट करती है। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का नेचर है, कितनी अमाउंट है, उसके बाद जो है वो देखा जाता है कि ये चीज़ जो है डिस्क्लोज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, यानी इसके अंदर क्या है कि आपको लग रहा है कि आपको फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं, जितने भी आपके एंटिसिपेटेड लॉस हैं, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ये लॉस हमें हो सकते हैं, तो उसके लिए आप अभी से पैसा जोड़ना स्टार्ट कर दोगे, अलग से प्रोविज़न बना लोगे कि ताकि तब भी वो लॉस हो तो आपको एकदम से झटका ना लगे, आपके जो है आपके पास पैसा ही ना हो कि अब उन लॉसेस को कैसे मैं कवर करूं। इससे पहले जो है बढ़िया क्या होगा कि आप पहले ही उसके लिए जो है प्रोविज़न बना के रखो, पैसा इकट्ठा करके रखो कि अगर ये लॉस होता है तो मेरे पास पैसा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ ये क्या कहते हैं कि अगर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको ये प्रॉफिट हो सकते हैं, तो उसके लिए आप जो है कोई भी अकाउंट नहीं प्रिपेयर करोगे, उसको जो है आप कंसीडर नहीं करोगे, उसको करोगे आप इग्नोर, क्योंकि प्रॉफिट हो या ना हो ये चीज़ जो है डिपेंड करेगी फ्यूचर पे। क्या पता वो प्रॉफिट ना हो, आप वैसे ही सोच लो कि इतना पैसा मुझे वहाँ से आएगा और वो ना आए। लॉसेस का तो ये है कि अगर एकदम से लॉस हो गए तो आप उसको कैसे कवर करोगे, प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर प्रॉफिट हो जाते तो वो तो एक अच्छी चीज़ है और जो है उससे फ्यूचर पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। सो ये कहता है हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल।
ये कहता है डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, कि हमने जितने भी हमें लग रहा है कि जितने भी हमारे लॉसेस होने वाले हैं, एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, प्रोस्पेक्टिव लॉसेस हैं, उन सबको हमने कंसीडर करना है, बट जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट है उनको कंसीडर नहीं करना, उनको हमने इग्नोर करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉस्ट कंसेप्ट, और हम इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल से यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, और यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ तो मतलब यहाँ पे कोई कॉस्ट से रिलेटेड ये प्रिंसिपल है। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लो आपने कोई एसेट जो है एक्वायर किया है अपनी फर्म में, राइट, तो आप उसकी जो एक्चुअल अमाउंट इन्वॉल्व है, जो भी आपने उस पर खर्चा लगाया है, जितने का वो खरीदा है, वो आप एक्चुअल अमाउंट जो है रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एसेट परचेज किया 5 लाख का, बट तब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, उसकी मार्केट में वैल्यू 4 लाख होगी या फिर ज़्यादा भी होगी, 7 लाख होगी, तब भी आप उस एसेट को जो है 5 लाख का ही रिकॉर्ड करोगे। जिसका जितने भी प्राइस में आपने वो एक्वायर किया है, आपने जो है उसी पे रिकॉर्ड करना है। मार्केट में चाहे उसकी जो मर्जी वैल्यू चल रही हो, आपने जो है उन चीज़ों को कंसीडर नहीं करना है, ना ही यहाँ पे कोई पर्सनल जजमेंट करनी है। इससे जो है आपके रिजल्ट, जो आपकी एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस है, ये नहीं पता लग पाएगी। और इसके बाद जितनी भी लाइक हमने रिकॉर्ड कर लिया अपने एसेट की वैल्यू, उसके बाद फर्दर जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो हम उसी कॉस्ट को बेस मान के करेंगे। लाइक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है या कुछ भी करना है, वो जो हमने कॉस्ट रिकॉर्ड करी है एक्चुअल कॉस्ट, उसी को लेकर हम उसी को कंसीडर करके आगे सारा प्रोसेस करेंगे, फर्दर अकाउंटिंग करेंगे। दूसरी चीज़ ये क्या कहते हैं, द कॉस्ट कंसेप्ट डज नॉट मीन दैट द एसेट विल ऑलवेज बी शोन एट कॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसेट की जो भी एक्चुअल कॉस्ट है बस उसी को शो करते रहोगे अपने अकाउंट्स में, कि वो चीज़ भी आप कंसीडर करोगे कि जैसे जैसे उस पर डेप्रिसिएशन लग रही है, जैसे जैसे वो आप उसको यूज़ करोगे, जैसे जैसे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो उसके लिए आपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है, बट उसके लिए भी बेस आपने क्या लेना है, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, ना कि आपने मार्केट वैल्यू को कंसीडर करना है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे तब हम एसेट को यूज़ करते हैं या किसी तरह से एसेट्स में कोई भी कमी आ जाती है, टूट फूट जाता है, तो टाइम पीरियड के साथ साथ वैसे भी एसेट की वैल्यू हमारी कम हो जाती है लैंड को छोड़ के। लाइक अगर आप कुछ भी चीज़ परचेज़ करते हो, आपने गाड़ी परचेज़ की है, एक्टिवा परचेज़ की है, तो टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती है कि नहीं होती? जितने की आपने परचेज़ की थी, कि आप उसको इतने में ही बेच सकते हो मार्केट में? नहीं ना। तो ऐसे ही बिजनेस में है कि आप जो भी एसेट परचेज कर रहे हो, टाइम के साथ उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और उसके लिए जो है बिजनेस क्या चार्ज करता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। नेक्स्ट हमारा आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट आपका क्या कहता है कि मान लो आपने जो भी पैसा कमाया है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी आपका रेवेन्यू है, वो कमाने के लिए आपका कुछ ना कुछ खर्चा भी ज़रूर आएगा, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आपको इनकर करने पड़ेंगे, कोई ना कोई कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ी होगी, राइट। तो आपने जो पैसा कमाया है उससे जितना भी खर्चा आया है वो उसी पैसे में से आप माइनस करोगे, काटोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपने एक्चुअल में कितना कमाया है, राइट। सो मैचिंग प्रिंसिपल हमारा यही कहता है कि जितना आपने प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपकी जितनी भी कॉस्ट लगी है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, वो उसी प्रॉफिट में से माइनस करोगे आप, जो भी आपने जो है रेवेन्यू अर्न किया है, जो भी पैसा आपने कमाया है, और फिर आपको जो है अपनी एक्चुअल जो है आपको कितना आपने कमाया एक्चुअल में वो आपको पता चलेगा, और वो उसी पीरियड में यानी उसी अकाउंटिंग पीरियड में भी आपने जो है कंसीडर करना है। नेक्स्ट हमारा आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। सो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अकाउंट में हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, जो हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था कि आप कोई भी अकाउंट में कोई भी आप जो है, ये हमारा मॉडर्न कंसेप्ट बोलता है। हमने जो है सिंगल एंट्री सिस्टम भी पढ़ा था और ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी पढ़ा था, डबल एंट्री सिस्टम।
कि अब जो हम कंसीडर करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या कंसीडर करती है, इसी कंसेप्ट को कंसीडर करती है कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन होती है, अगर हमने एक हाथ से लिया तो दूसरे हाथ से हमें देना भी पड़ता है। अगर हमने एसेट परचेज किया तो उसके लिए हमें जो है पैसा भी तो दिया है जहाँ से हमने उसको परचेज किया। तो हमने उन दोनों एस्पेक्ट को जो है कंसीडर करना है। एक होता है हमारा डेबिट, एक होता है हमारा क्रेडिट, लाइक दिस, कि हम जितने हमारे डेबिट होंगे उतने हमारे क्रेडिट पे होंगे। तब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमारा डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल जो है सेम आता है। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है जो हम अकाउंट्स में फॉलो करते हैं। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, शायद 5th चैप्टर है, कि जो हमारे एसेट होते हैं दिस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये होती है हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन, कि जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं, लायबिलिटी प्लस इक्विटी। इक्विटी बोलो या फिर आप जो है इसको कैपिटल भी बोल सकते हो, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा अगर कोई और प्रिंसिपल है जो जिसमें आपको डाउट है तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।